Good morning, dear students. Myself, Noor Alam Sheikh, a chemistry teacher from RK Class 2 High School, नरसिंहपुर पाथरा। आपका जो है केमिस्ट्री क्लास शायद आगे भी लेंगे। हमको बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे मौका मिला है आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह से पढ़ाने का। ये हम लोगों की फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री के ऊपर, फर्स्ट क्लास हम लेंगे। तो ये जो है तुम्हारा बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन हम टॉपिक से जाने से पहले तुम्हें दो चार चीज़ें बताना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे बात को पहले गौर करो, सुनो बढ़िया से। आज से केमिस्ट्री जो है ना वो मिस्ट्री नहीं रहेगा, केमिस्ट्री तुमको हिस्ट्री की तरह लगने लगेगा। इतना आसान बन जाएगा, इजी बन जाएगा समझने के लिए, लेकिन सिर्फ फोकस मुझ पे करना है, बोर्ड पे करना है, ठीक है। सो क्या है कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए, मेरे बात को सुनो बढ़िया से। कि देखो तुम्हें अगर मैं बताऊं कि ऐसे चलो बताओ जोड़ घटा या जो डिवीजन होते हैं, सब्सट्रैक्शन होते हैं, एडिशन होते हैं, ये कहाँ मिलेगा? तो तुम जाके क्या बायोलॉजी बुक खोलोगे? नहीं ना। तुम फिजिक्स का बुक खोलोगे? नहीं ना। तुम केमिस्ट्री का बुक खोलोगे? नहीं ना। कहाँ खोलोगे, कहाँ खोजोगे? मैथ की किताब, गणित की किताब खोल के देखोगे। यानी तुमको ये मालूम है जोड़ घटा डिवीजन सब्सट्रैक्शन ये सब कहाँ मिलता है? मैथ में। इसी तरह से मैं और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि अगर पूछा जाए तुम्हें कि ये बताओ कि मशीन कैसे काम करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो तुम कहाँ देखोगे? तुमने जाके बायोलॉजी की किताब खोलोगे? नहीं। केमिस्ट्री की किताब? नहीं। इतिहास की किताब? नहीं। तो तुमने जाके किस किताब में देखो? फिजिक्स की किताब, क्योंकि फिजिक्स में है। इसी तरह से कोई एक अभिक्रिया की बात करते, एक रिएक्शन की बात करते, ये कैसे बनता है, ये मेडिसिन कैसे बनता है, ये तुम्हारा कपड़ा कैसे बनते हैं, किस रिएक्शन के थ्रू से बनते हैं। अब तुम्हारा पूछा जाए कि जो भी कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट, साबुन, ब्रश, कुछ भी प्लास्टिक का जो भी चीजें कैसे बनते हैं, अभिक्रिया कैसे होते हैं, अभिक्रियाएं जो है रिएक्शन कैसे होते हैं, तो तुम जाके कभी फिजिक्स का बुक खोलोगे? नहीं। मैथ का खोलोगे? नहीं। तो तुमने जाके केमिस्ट्री की किताब में खोजोगे। इसका मतलब ये है, एक साफ हो गया हमको आइडिया कि हर चीज जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है। क्यों क्लासिफाइड किया गया? ताकि हमको आसानी हो वो खोजने में, आसानी हो उसको समझने में, आसानी हो उसको याद रखने में। सो हम इजीली उसको मेमोराइज कर सकते, इसलिए हम उसको याद रख सकते। हम आसानी से, हमारा उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जिसे हम डायरेक्ट जाके मैथ की किताब खोलेंगे, मैथ की चीज को, फिजिक्स की किताब खोलेंगे, फिजिक्स की चीज को मिलने के लिए मैंने जो चीजें बताया। इसी तरह से सब कुछ को आसान, इजी बनाने के लिए हमारे यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसका नाम है देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है, इसका और एक पार्ट है, मैं लेकिन इसी पार्ट को पढ़ाऊंगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हिंदी में इसको क्या कहते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है ना, ठीक, ऑफ एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। एलिमेंट को क्लासिफाई कैसे करेंगे? यानी एलिमेंट्स जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है? तत्व है। इस तत्वों का क्या करेंगे? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण करेंगे हम लोग, मतलब वर्गीकरण यही ना हुआ, जैसे कि हम अभी बोले कॉस्मेटिक, साबुन, ब्रश कहाँ रहेंगे? केमिस्ट्री में। अभिक्रिया कहाँ मिलेगा? केमिस्ट्री की किताब में। तो इसी तरह से एलिमेंट जो है आज दुनिया में nowadays 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। 118 एलिमेंट बन चुका है, समझो 118। अब 118 एलिमेंट से उसको अगर अभिक्रिया कराते आपस में तो कितने सारे यौगिक बनता है, कंपाउंड बनते कि नहीं? बिलियंस मिलियंस कंपाउंड बनते हैं। तो इतने जो कंपाउंड यौगिक बनते हैं, तो अब बताओ हर यौगिक का, हर तत्वों का अगर तुम्हें भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में, यानी फिजिकल और केमिकल जो तुम्हारा प्रॉपर्टीज है, उसको हम पूछे कि याद रखो, तो तुम कैसे याद रखोगे? देख, अरे किसी इंसान के बस की बात है? 118 एलिमेंट और उससे बना हुआ बिलियंस कंपाउंड, उसको याद रखे?
किसी भी इंसान का ये संभव नहीं है कि सारे के सारे यौगिक का अलग अलग तत्वों का गुण को याद रखे। दैट्स वाई नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी के वजह से ही क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जरूरत पड़ा, यानी तत्वों का वर्गीकरण इसीलिए जरूरत पड़ा ताकि हम आसानी से उस तत्व को याद रख सके, आसानी से उस तत्व का गुण को याद पता लगा ले, है ना। यही एक कारण था कि क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे ताकि तत्वों को हम लोग आसानी से याद रखें। और वर्गीकरण मतलब क्या है, ये पीरियोडिक मतलब आवर्तित होना, तो गुणों का आवर्तित होगा, पीरियोडिक जो है प्रॉपर्टीज होगा, तो गुणों का आवर्तित पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यहाँ प्रॉपर्टीज नहीं लिखे तो प्रॉपर्टीज का जो है वो आवर्तित होगा। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे अभी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो हम एक बात बता देते हैं, यहाँ पर पीरियोडिक लिखना सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लिखेंगे एंड नेक्स्ट जो होगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसमें ऐड करेंगे, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इसमें ऐड करेंगे। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये बाद में आ रहा है। सो क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सो इस चीज को हम लोग जब देखेंगे, इसमें दो पार्ट है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एकदम एंजॉय करोगे क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मेन पार्ट है यहां पर वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक हम लोग का आज पढ़ना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये दो पार्ट है। यहां अगर देखोगे इसमें दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट पार्ट जो है, अब ये सेकंड पार्ट है। अब दो पार्ट है, एक हम लोग पहले जो 118 एलिमेंट है उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि कौन एलिमेंट कहां रहता है, किसके साथ किसका मतलब मिल है, किसके साथ किसका मतलब जो डिसिमिलरिटी जिसका मिल नहीं है, उस सारे के सारे कहां मेटल रहता है, कहां नॉन मेटल रहता है, कहां तुम्हारा गैस रहता है, कहां सबसे जो भारी धातु होते हैं वो कहां रहता है, सारे के सारे चीज यहीं पर पता चलेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, ठीक है। सो कितना बताया अभी के डेज में, नाउ डेज 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, ओके। सो अब क्या है, हाउ टू अरेंज दिस एलिमेंट्स, हाउ टू क्लासिफाई दिस एलिमेंट्स। इसलिए जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है एक दिन में नहीं आया, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत टाइम लगा, सालों साल लग गया। अब पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में आप नहीं जानते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण, है ना। एलिमेंट्स मतलब तत्व होते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, यानी तत्वों का वर्गीकरण करना है पहले स्टेप में। और दूसरा क्या होगा हमारा, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में हमको मिलेगा यहाँ पर जो तत्वों के बारे में हम क्लासिफाई किए उस तत्व का गुण। तत्व का गुण क्या होता है, दो गुण होते हैं, एक भौतिक और रासायनिक। उस गुण के बारे में हम लोग देखेंगे कि
एक पीरियोडिक टेबल में उस गुण का चेंज कैसे होते हैं, उस गुण में चेंज कैसे होते हैं। अगर मैं बाएं से दाएं की ओर जाऊं, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव, हाउ टू चेंज दिस प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या बोले कि हिस्टोरिकल जो कुछ फैक्ट है, सो हम लोग देखेंगे कि यहां पर हिस्ट्री ऑफ सो ये हमें अभी देखना है ना, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है एलिमेंट्स का, उसके बारे में हमको स्टेप वाइज समझना है। तो देखो कि ये सारे के सारे जो खेल है ना, कहानी है ना, एकदम पूरा कहानी की तरह, इसको एकदम आसानी से लो। मैंने बताते जाऊंगा एक एक स्टेप कि कैसे हुआ, सब याद हो जाएगा यही। तो इसमें जो है एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन हुआ था, ये सारे के सारे इन द बिगिनिंग ऑफ, माने एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, सॉरी एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी का ये सब खेल है। तो कब हुआ कि ये सन 1789 में है ना, सन 1789 में एक साइंटिस्ट जो बहुत फेमिलियर है, जिसका नाम है लेवोजियर, इसके बारे में सब सुनेंगे, जो डिस्कवर किए थे ऑक्सीजन को। सो ये लेवोजियर ने, इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने उसके समय में कितना एलिमेंट था, उसके समय में एलिमेंट था 31। सोचो आज के दिन में कितना है, 118। उस समय की बात कर रहा हूं, इन 1789 उस समय कितने एलिमेंट था, 31, ओनली 31 एलिमेंट्स। सो ओनली 31 एलिमेंट्स थे उस समय सारे की मतलब तुम्हें 30 एलिमेंट्स ही पता चला था, ओनली 31 एलिमेंट्स। ओके, इतने एलिमेंट्स का खोज हुआ था। अब इसको उन्होंने कैसे अरेंज किया था, उस समय में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एक टेबल जो हम लोग देखते हैं, टेबुलर फॉर्म, पीरियोडिक टेबल है ना, तो पीरियोडिक टेबल जो देखे हैं, इतना रोज इतना कॉलम होते हैं, वो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस समय कि कॉलम और रोज में बढ़ा जाए। तो उस समय सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट था कि उसको वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। कौन ने, लेवोजियर ने क्या किया था, ही ऑर्गेनाइज्ड चलो ये पब्लिश कर देते या ऑर्गेनाइज, कोई बात नहीं। ही पब्लिश्ड ए लिस्ट, एक लिस्ट उन्होंने पब्लिश किया था ऑफ 31 एलिमेंट्स का। वो 31 एलिमेंट्स का एक लिस्ट उन्होंने तैयार किया था। वो लिस्ट में क्या, कैसे लिस्ट बनाया था, उससे कि उन्होंने ये लिस्ट बनाया था कि ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स इन, कैसे ना, मेटल, ओके, नॉन मेटल्स, एंड गैसेस। ऐसे कुछ उन्होंने उस तरह, और कैसे, मेटल के फॉर्म में, है ना, उन्होंने कैसे किया देख लो। उन्होंने मेटल, नॉन मेटल्स और गैस, ये तीन तरह से क्लासिफाई। किसने एलिमेंट को, उन्होंने इस 31 एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और गैसेस इस तरह से ग्रुप बना दिया, लेकिन कोई टेबल फॉर्म नहीं, इतना था। सो ये जो है आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गया, तो ये वैलिड नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने कोई पर्टिकुलर कौन मेटल है, मतलब कौन नॉन मेटल है, मैंने जस्ट उन्होंने थोड़ा सा कर दिया, ग्रुप बना दिया। कुछ मेटल को इस ग्रुप में रख दिया, कुछ नॉन मेटल को ग्रुप में रख दिया, और गैसेस को एक ग्रुप में रख दिया। इस तरह से सिर्फ ग्रुप बना दिया। ठीक, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, यहां पर तुम्हारा वो आ गया एक मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट, जिसका नाम है तुम्हारा इन 1821 एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, जिन्होंने और इसको थोड़ा डेवलप किया। इसलिए तो बस मेटल नॉन मेटल में बात खत्म कर दिया, और 30 एलिमेंट्स, जब एलिमेंट बढ़ गया तो अब नेक्स्ट टाइम में इन्होंने कैसे क्लासिफाइड किया देखो। सो उसका नाम था, साइंटिस्ट का नाम डोबेरिनर।
ओके, ये साइंटिस्ट कौन इन 1829 में उन्होंने डोबेलिनर ने क्या किए, डोबेलिनर ने ग्रुप बनाए। कैसे क्या से ग्रुप बनाए, डोबेलिनर क्या किए, ही मेड ए ग्रुप of 3 elements. He made different ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अलग अलग 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। अलग अलग 3 एलिमेंट का ग्रुप कैसे बनाए थे, इन्होंने 3 एलिमेंट को एक एक ग्रुप रखे। ऐसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ये एक 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया इस तरह का। और क्या कहा उन्होंने, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इससे आते क्या हम जानते क्या है, उन्होंने ये बता दिया कि एवरेज या मीन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ओके, एटॉमिक वेट क्या है, किसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, जिसको बोलते हैं मास। एटम मतलब क्या, परमाणु होते हैं, और मास मतलब भार। परमाणु भार, मीन एटॉमिक मास ऑफ किसका, मीन एटॉमिक मास ऑफ फास्ट एंड मीन एटॉमिक मास ऑफ फास्ट एंड मीन एटॉमिक मास ऑफ, इसको वेट अ मिनट, मीन एटॉमिक मास और वेट दोनों बोल सकते हैं। मीन एटॉमिक मास और वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स is equal to atomic mass or weight of second element। कैसे, बड़े इसे यानी बड़े ये फास्ट है, ये कौन है फास्ट, ये कौन हुआ सेकंड, ये कौन हुआ थर्ड एलिमेंट, है ना। ये हो गया फास्ट। सो फास्ट सेकंड थर्ड, यानी ये दोनों का मीन अगर ले लेते हैं, ये दोनों का मीन अगर मैं लेता एवरेज, तो क्या बोले इसका बराबर होगा। यानी देख लेते हैं, प्रूव करते हैं। इसका एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं 7, इसका एटॉमिक मास होते हैं तुम्हारा पोटेशियम का 39 या 40 माना जाता है, या 39। ओके, अब इसमें सोडियम का देख लो। अब हम लोग सोडियम का एसिड जानते हैं कितना होता है 23। आप प्रूव करते हैं कि दोनों का एवरेज लेने से आ रहा है कि नहीं। 7 + 40/2 यानी 47/2 यानी इसको 39। ये कभी कभी किसी बुक में 40 में मिल जाता है और कभी कभी ये 39 भी रहता है। सो 39 तो यानी 39 कर दे इसको,
यानी आ जाएगा 46 है ना, 46 तो 46/2 यानी 23 आया ना। तो ये प्रूफ कर दिया, किसने प्रूफ कर दिया? तुम्हारा डोवेलिनर ने, कि कभी भी फास्ट और उन्होंने जो ग्रुप बनाया, ग्रुपिंग किया 3 एलिमेंट्स का, उसमें फास्ट और तुम्हारा थर्ड एलिमेंट का एवरेज जो होता है वो सेकंड के बराबर। तो इसमें आ गया 23। इन्होंने अब बताया कि ये जो ग्रुप बनाया, अब इन्होंने ये कह दिए कि तीनों एलिमेंट्स का जो गुण होगा, तीनों एलिमेंट्स का जो गुण होगा वो उसका गुण बराबर होगा, मतलब एक ही तरह का गुण होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, इसीलिए उसका सेम ग्रुप में उन्होंने बना दिया। इसी तरह से उन्होंने और भी दो ग्रुप बनाए थे। किसका? अब मैं दिखा देता हूं। देखो इसमें और जो उन्होंने ग्रुप बनाए, सो और एक कॉम्पाउंड एलिमेंट का ग्रुप देखो यहां पर है। उन्होंने क्लोरीन का, क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों एलिमेंट्स को भी ऐसे ग्रुप बना दिया। ही ग्रुप 3 एलिमेंट्स। सो इसमें भी इसका एटॉमिक वेट देखा जाए तो इसका तो हम लोग सब जानते हैं एकदम बचपन से, 35.5। एटॉमिक वेट मतलब मास जो है ना तुम्हारा, एटम मतलब तो जानते हैं परमाणु, परमाणु भार कहते हैं इसको। अब आयोडीन का होता है 127, ये भी जानते हैं। हाँ पूछोगे सर यूनिट एएमयू, ये बाद में कभी बताएंगे एएमयू क्या होते हैं। ओके, इसका भी एएमयू में होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। अब इसमें आया देखो, इसका जो आता है एवरेज करो। अब देखो इसे 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहां इसको ऐड करो, देखो यहां आ जाएगा 5 और 7 और 4। ओके 1 मिनट, सॉरी इसमें ऐड करो ना, 127 और 35.5। ओके सो 5 2 3 2 5 6 162। तो 162 है अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 81 पॉइंट समथिंग है ना। इसको 2 से डिवाइडेड करो तो 81 पॉइंट समथिंग, ऐसे 81। सो इसका भी 81 पॉइंट समथिंग, तो इसका एटॉमिक वेट आएगा 88। सो एवरेज आ रहा है। ओके, एवरेज एटॉमिक मास, सो एवरेज एटॉमिक मास सो हमेशा इसी तरह से और भी, यानी ये तीनों एलिमेंट्स जो है, अगर मैं ये दोनों एलिमेंट्स का मीन लेता हूं तो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू सेकंड ऑफ दिस ग्रुप। अब ये वो, अब नेक्स्ट है और भी इस तरह से उन्होंने ग्रुप देखे हैं। जैसे मैं अगर बताता हूं, दिखाता हूं कि और एक है, उन्होंने जो ग्रुप चूज किया था तीनों एलिमेंट्स का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों एलिमेंट्स का भी उन्होंने ऐसे ग्रुप किए थे। यानी वो तीनों एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप किया, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स। लॉ ऑफ ट्रायड्स। सो डोबेलिनर कौन दिया था लॉ ऑफ ट्रायड्स? डोबेलिनर दिए थे लॉ ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड्स में हो गए तीन एलिमेंट्स का, है ना। इसको हिंदी में शायद ऐसे कुछ कहते हैं, त्रिक नियम। मुझे हिंदी नहीं आता है, खैर अब सीख रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं हिंदी। ऐसे कहते हैं त्रिक नियम। किसका था? याद रखना, डोबेलिनर का। कब दिए थे? इन 1829। क्या दिए थे? ही ऑर्गेनाइज्ड 3 एलिमेंट्स इन ए ग्रुप विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड, और क्या उन्होंने कहा कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स ऑलवेज इक्वल टू सेकंड। तो इसमें हमने और भी देख लिए, है ना। यहां देखो सब जगह में जितना है ये दोनों का मीन ले लिए तो आ गया 81 के बराबर। इससे पहले भी हम देखो, यहां भी देख लो कि 23 कैसा आया, 23 है ना। तो इसमें देखो 7 और
39 का मीन ले लो तो 23। सो ऑलवेज, सो ये था डॉबरिनर का नियम। ठीक, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो है तुम्हारा, अब इसमें ये नियम चला क्यों नहीं, फेल कहां हो गया? फेल तो नहीं कहेंगे क्योंकि इतने बड़े साइंटिस्ट को फेलियर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये नियम कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन, डिमेरिट्स, चाहे वीकनेस या शॉर्टकमिंग, जो भी कहो सेम बात है। सो उसमें कुछ खामियां रह गई, त्रुटि रह गई थी, तो क्या देखना है? हाँ, इट इज ओनली एप्लीकेबल it is only applicable to 9 elements. So 9 elements के प्रति ये applicable था। अभी देखें ना, 3 ग्रुप बनाए थे, 3 करके कितना आता है? 9। यानी वो क्या कहते हैं? हाँ, he made 3 group of 9 elements. So only 9 elements के लिए एप्लीकेबल था, only 9 elements के लिए, out of 31 elements। हम बताए थे क्या, तब तक भी एक 30 एलिमेंट से डिस्कवर हुआ था। सो 30 एलिमेंट्स में से उन्होंने कितना अरेंज किया? सिर्फ 9 को। अभी भी तो बहुत सारे एलिमेंट बचा हुआ, उसका कोई अरेंजमेंट उन्होंने नहीं कर पाया था। यानी लॉ ऑफ ट्राइड्स जो है वो कहां तक वैलिड था? ओनली 19 एलिमेंट्स के लिए वैलिड था। बाकी उस समय कितने एलिमेंट था? 31। लेकिन 31 एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप नहीं कर पाया था, ये उनका थोड़ा सा जो है वीकनेस था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद तब जरूर जहां वीकनेस है, फॉल्ट है, तो नया कुछ प्रोसेस आएगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरी कौन आ रहा है? इन 1866 1866 में कौन आया? एक साइंटिस्ट आया जो बहुत फेमस है। उनका काम के लिए मैं आगे बताऊंगा। चलो, वो थे कौन? न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड, जे न्यूलैंड। जे न्यूलैंड जो है, जॉन न्यूलैंड, ठीक है, जॉन न्यूलैंड कब है? 1866 में। इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्लासिफिकेशन थे, और सबसे पहले थोड़ा सा ग्रुपिंग जो है अच्छा से किए थे जॉन न्यूलैंड, फर्स्ट टाइम। तो जॉन न्यूलैंड ने 1866 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चार्ट प्रिपेयर किया, और उन्होंने कहा, थोड़ा सा वो नॉटी टाइप के थे, तो उन्होंने एक दिमाग से सोच लिया कि इसे कुछ म्यूजिक भी पसंद था, तो म्यूजिकली उसको अरेंज किया, एलिमेंट्स को। कैसे अरेंज किया था? तो तुम लोग म्यूजिक तो जानते हो ना, देखो, सा रे गा मा पा धा नी, ये तो जानते हम लोग, सारे गा मा पा धा नी सब जानते हैं। तो गिनो तो नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो उन्होंने एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लीड, सी, नॉफ, फ्लोरीन। नौ, देखो, अब एक चीज बताना बहुत जरूरी है। अभी भी ये कब की बात हो रही है? इन 1860। तब भी जो तुम्हारा नोबेल गैस, जिसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबेल गैस का डिस्कवर तब भी नहीं हुआ था, है ना? याद रखना इसको। नोबेल गैस जानते हो ना? अक्रिय गैस जो होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तब भी डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए फ्लोरीन तक था। ठीक, तो अब फिर यहां पर आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, सोमैग, एल, सी,
इसको कैपिटल है, स्मॉल नहीं करना कभी। और पोटासियम और यहाँ कैल्शियम। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, देखो बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करो। चलो अब देखो ये कलर चेंज करते हैं, इस कलर अब देखो यहाँ पर जो है इन्होंने इस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया। अब बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने क्या बोला है, हाँ, और एलिमेंट्स ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड on their atomic weight। एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया। अभी तक जितने साइंटिस्ट है सब ने एलिमेंट को अरेंज किया इन देयर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ओके, इन देयर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग लिख दो, इंक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने लिया, यानी कम से ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ते गया। सो सब ने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो उन्होंने कहा क्या कि किसी भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीटेड होते हैं आफ्टर 8 एलिमेंट, यानी देखो यहां पर इसमें एक चीज करते हैं, एक बार पहले इससे पहले तुम्हें बता देता हूं, इसके बाद बता रहा हूं। देखो यहां पर लिथियम, सोडियम, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8th एलिमेंट जैसे आ रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो कहीं भी किसी भी स्टार्टिंग करो, अगर इसको मैं 1 मानता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th एलिमेंट जो आ रहा है, एवरी 8th एलिमेंट है ना, देखो एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज विद फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी देखो है ना, हम लिख देते हैं यहां पर एवरी 8 element had similar properties, had similar properties with first element, यानी चलो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कभी भी जहां भी जाओगे यहां पर देख लो तुम, यहां जहां भी देखोगे ओके, 8th एलिमेंट जैसे आएंगे, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 और 8, यानी 8th एलिमेंट जैसे आ रहे हैं तो फर्स्ट के साथ उसका प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। यहां से भी कहीं से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं से भी स्टार्ट करो, तो ये जो है यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट हो गया वो सेम ग्रुप में रह गया, यानी ये एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है, इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है, यानी बेरिलियम का जो प्रॉपर्टी होगा, चाहे इट में भी फिजिकल और केमिकल, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये तीनों एलिमेंट्स का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, या तो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है या तो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं। तो उन्होंने इस तरह से एलिमेंट को अच्छी से ग्रुपिंग कर दिया, कितने कि ऐसे क्या, एवरी 8th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज विद फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो इस समय भी कोई नोबेल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था, चलो ये बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, इसके चलते क्या किया, लंदन जो है, लंदन के रॉयल सोसाइटी ने इसको बहुत अच्छा उसको अवार्ड दिया था, ठीक है, उसको अवार्ड मिला था, इसके लिए अच्छा अवार्ड मिला था, हमको ये अवार्ड का याद नहीं आ रहा नाम क्या था, लेकिन बहुत अच्छा उसको अवार्ड मिला था इसके चलते। अब है कितने तो अच्छा काम किया, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फिर से यहाँ पर लिमिटेशन रह गया। वो लिमिटेशन क्या था, इन्होंने इसका जो थ्योरी था सिर्फ इट इज वैलिड अप टू कैल्शियम,
ये सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था, इससे आगे नहीं। यानी ये बोल सकते हैं इट इज एप्लीकेबल ओनली, सॉरी, इट इज एप्लीकेबल, हाँ, ओनली फॉर लाइट एलिमेंट्स। जो हल्का हल्का एलिमेंट था उसी के लिए एप्लीकेबल था ये, ओनली लाइट एलिमेंट्स, ओनली लाइट एलिमेंट। लेकिन हैवी एलिमेंट के लिए, माने कैल्शियम तो लाइट एलिमेंट ही है, ये तो अभी हम बता रहे थे ना। देखो यहाँ तो अभी देख लो, देखो यहाँ सिर्फ कैल्शियम तक उसका वेट था, है ना, देखो कैल्शियम तक, यानी इसके ज्यादा एलिमेंट को उन्होंने ग्रुपिंग नहीं कर दिया। दिस इज द लिमिटेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय मैं बता देता हूं चीज, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो है तुम्हारा, वो जो है जॉबेलिनर के समय, ये सॉरी न्यूलैंड के समय कितना एलिमेंट था? अब न्यूलैंड के समय 56 एलिमेंट का था। कितना एलिमेंट्स हुआ था याद रखना। सबसे पहले एलिमेंट कितना था? 31, किसके समय? लैवोसियर। फिर उसके बाद भी कौन आया तुम्हारा? डॉबेलिनर, उस समय भी 31 एलिमेंट्स, तब भी कोई नोबेल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ। दोनों ने आया, उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइस दे दिया। अब थर्ड में कौन आए तुम्हारे? थर्ड में आ गए तो न्यूलैंड्स के समय में कितना एलिमेंट्स बढ़ गया? देखो 31 से 56 एलिमेंट्स हुआ। तो 56 एलिमेंट्स जो हो गया, और इन्होंने थोड़ा इसके अंदर एक घमंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन्होंने एकदम बड़ी कंफर्म के तरीके से बोले थे कि इसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इन्होंने क्या कहा था? इसके बाद और कोई एलिमेंट का डिस्कवर नहीं होगा। ये इनका बहुत बड़ा मतलब एक लिमिटेशन था, शॉर्टकमिंग का, वीकनेस था। लेकिन आज कितने एलिमेंट है? 118। अब उन्होंने क्या बोल दिया? 56 के बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर, ये भी इनका एक वीकनेस था, शॉर्टकमिंग था, ठीक है, त्रुटि था उसका। आगे देखते हैं। अब जब त्रुटि आ गया तो नेक्स्ट कोई थ्योरी आते रहेगा। केमिस्ट्री का तो खेल ही ऐसा है, पहले कुछ आएंगे गलत, फिर बाद में फिर नया, तो ऐसे चलता है, हम लोग भी ऐसे ही चलते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी कौन है? अब देखो ये जो है तुम लोग जिसका नाम जानते हो और बहुत पॉपुलर है, कौन? अब तो शायद तुम लोग मन में आ गया, वो है मेंडलीव। तो दो साइंटिस्ट एक साथ आए। तो ये कब की बात है? ये 1830 से लेके एकदम 1907 तक, 1907। सो इसी पीरियड में कौन कौन? दो बड़े साइंटिस्ट थे। दो साइंटिस्ट कौन कौन थे? एक थे लोथर मेयर, लोथर मेयर, और एक थे तुम्हारा मेंडलीव। ठीक है, ये मेंडलीव दो, ये दोनों इसका डिमिट्री मेंडलीव बोलते हैं, डिमिट्री मेंडलीव, ठीक है। ये दोनों थे, लोथर मेयर और मेंडलीव, ये दोनों ने इसी पीरियड में ही काम किया था। तो अब सबसे पहले थोड़ा काम कौन किए थे? लोथर मेयर ने। सेम चीज दोनों ने, एक बात हमको दोनों में एक चीज समझा देते हैं, दोनों ने सेम काम किए थे, दोनों ने सेम चीज बताए थे, थोड़ा सा डिफरेंस था, वो कहां था मैं बताऊंगा। लेकिन जानते हो दोनों काम तो सेम किए थे, लेकिन नाम किसने कमा लिया था? मेंडलीव ने। क्यों? ये क्यों नहीं नाम कमा पाए थे उस समय? क्योंकि जो पब्लिश हुआ था पेपर उन लोगों का, जो उसका प्रोजेक्ट, उनका थीसिस था, पब्लिश हुआ था, वो मेंडलीव को पहले हो गया था। इनका जो पेपर पब्लिश हुआ ही नहीं था, इसीलिए सब आदमी इनको जान गया, और इनको किसी ने आज तक ज्यादातर बुक में इसके बारे में बताता भी नहीं है, क्योंकि इसका पेपर पब्लिश ही नहीं हुआ था। सो इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लोथर मेयर के बारे में, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। तो हम लोग मेंडलीव पे आ जाते हैं। तो मेंडलीव में क्या थे? तो मेंडलीव जो किए थे काम, उसको थोड़ा सा हम देख लेते क्या किए थे। चलो, तो मेंडलीव की बात हुआ। मेंडलीव ने काम तो बहुत पहले से किए थे, लेकिन हुआ था क्या? उन्होंने दिए थे अपना मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल था, वो था इन 1869 में।
मेंडलीव आ गया। अब इसी से ज्यादातर क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब इसके बारे में थोड़ा हमको समझना है, लेकिन चलो हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के पहले हम कुछ चीजें समझना होगा हमको, ठीक है ना। वो क्या क्या समझना है देख लेते हैं। इन्होंने सब फर्स्ट टाइम इन्होंने ग्रुप और कॉलम में बांटा था। इन्होंने क्या था फर्स्ट टाइम, क्या किया था, एलिमेंट्स को ग्रुप, यानी जो ग्रुप किसको कहते हैं भाई, कॉलम को कहते हैं ग्रुप। और इन्होंने क्या था, पीरियड्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, ग्रुप्स एंड कॉलम्स। इन्होंने पहले क्या था, कुछ कॉलम्स किसको कहते हैं, इसी तरह जिसको होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। अब रोज होते हैं, तो इन्होंने पहले कॉलम्स और रो में डिवाइडेड किया था इस तरह से। यानी इन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रुप्स और माने पीरियड्स के कॉन्सेप्ट दिए थे, और उन्होंने क्लासिफाई भी किए थे ग्रुप्स और कॉलम पीरियड्स में। तो उन्होंने ये फर्स्ट टाइम किए थे। तो फर्स्ट टाइम ये डेवलपमेंट हुआ किसके द्वारा, मेंडलीव के द्वारा। और उसमें कितने ग्रुप्स थे, उनमें ग्रुप्स थे तुम्हारा, देख लेते हैं कितने ग्रुप्स थे। उनमें ग्रुप तो था, इसमें ग्रुप कितने था, इसमें ग्रुप था तुम्हारा ग्रुप्स हो गया 8 ग्रुप्स था। और पीरियड कितने था, यहां पर पीरियड था तुम्हारा 6 पीरियड 8 ग्रुप उन्होंने पहले किया था। तो सबसे पहले ग्रुप और पीरियड्स के कॉन्सेप्ट कितने दिया था, मेंडलीव, इसलिए वो बड़ी फेमस हो गए थे। तो ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे। और उन्होंने क्या किए थे वो अब हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप और पीरियड के बारे में तो समझ गए। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किए थे, एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था कैसे थे, he organized these elements or arrange in the atomic weight increasing order में याद रखना हमेशा, in increasing order, यानी कम वाले को पहले, बाद में ज्यादा ऐसे बढ़ते गए, यानी कम एटॉमिक मास को पहले, फिर ज्यादा, फिर ऐसे अरेंज किया। सो उन्होंने अरेंज किया, हाँ क्या क्या अरेंज, उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट की बेसिस पे। अभी तक हम बार-बार ये बात को रह रहे हो, एटॉमिक वेट मतलब मास नंबर के आधार पर सबने अभी तक काम किया, सिर्फ मास नंबर के ऊपर ही उन लोग। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर मास नंबर के ऊपर एटॉमिक वेट के ऊपर, क्योंकि एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट कब मिला था, डाल्टन के समय में। वो कब की बात है, डाल्टन कब आया था, 1800 में। तो इस समय में मिला था हमको एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट, इसीलिए उस सबको एटॉमिक वेट के बारे में पता था, इसलिए सब कुछ अरेंज भी एटॉमिक वेट के ऊपर हो रहा था। डाल्टन ने दिए थे ना एटॉमिक थ्योरी, उसी समय एटॉमिक वेट डिस्कवर हो चुका था। यानी एटॉमिक वेट डिस्कवर आपकी बात कब है, ये कर रहा हूं मैं अब 1869 की बात कर रहा हूं, और ये तो पहले हो गई एटॉमिक वेट की, इसलिए अरेंज भी एटॉमिक वेट के हिसाब से कर रहा है। अब हुआ क्या, ये एटॉमिक वेट के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या था, उनकी जो बताए अभी 8 पीरियड और 8 ग्रुप और 6 पीरियड, उसको एटॉमिक ऑर्डर के ऊपर अरेंज किया एलिमेंट्स को। लेकिन यहां देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें कैसे किए थे काम। चलो उसको देख लेते हैं, मेंडलीव का काम कैसा था। मेंडलीव ने, अब और एक इंपॉर्टेंट बात है, एट दैट टाइम उस समय क्या था, उस समय कितने एलिमेंट डिस्कवर था एट दैट टाइम, 63 एलिमेंट्स, 63 elements were discovered।
63 एलिमेंट बन चुका था। सोच लो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। कितना था इससे पहले 56, अब 63 हो गया। अब 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सन थे। कैसे क्या था काम देखिए, उनका जो रूम था उस रूम में उन्होंने क्या किया थे 63 कार्ड ले लिया। कार्ड समझते हो ना, ताश जो होता है खेलते हैं, तो उस तरह कार्ड ले लिया 63 कार्ड, ऐसे कार्ड, और 63 ऐसे कार्ड लिया। और उन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट्स जो है उस समय उन सबको मालूम था कि जो एलिमेंट है वो ज्यादातर रिएक्ट करता था किसके साथ, दे रिएक्ट विथ, यानी वो सब जो अभिक्रिया करता था उसकी किसके साथ करता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। यानी हर एलिमेंट जो है, दो एलिमेंट जो है बड़ी सक्रिय था, रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, तो ये दोनों के साथ सब एलिमेंट का रिएक्शन करवाया, सबके साथ किया और देखा कि ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करते क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन क्या करते तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड ऑक्साइड को उन्होंने देख लिया, ठीक है, कि कौन, अच्छा तो ये एलिमेंट ने इस तरह का हाइड्राइड बनाया, ये इस तरह का, तो हाइड्राइड जो सेम बनाया तो सेम जगह पे रख दिया, जो सेम ऑक्साइड बनाया उसको सेम जगह पे रख दिया। इसी तरह से जो सेम ऑक्साइड सेम हाइड्राइड बनाया उनको सब एलिमेंट को एक ही जगह रख दिए। और जो एलिमेंट के उसको गुण पता चल रहा था, उन्होंने क्या किया था, अपने दीवार पे, उन्होंने अपने दीवार पे, घर के दीवार पे जो एलिमेंट मिल गया उसको पिन से साट दिया। फिर कुछ सेम गुण बना मिला तो उसको भी उसके पीछे सटते गया। इस तरह से उन्होंने अरेंज करते गया, जो मिल रहा है एलिमेंट उसको इसी तरह सटते जा रहा है, ठीक। इसी तरह से उन्होंने अपने दीवार पे 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, किस पे, कार्ड के थ्रू से, कार्ड के थ्रू से अरेंज कर दिया उन्होंने 63 एलिमेंट्स को। अब उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम बनाना नहीं चाहते हैं, उसको यहाँ पर है ऑलरेडी, तो हम लोग उस मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं, ठीक है ना। आप देखो यहां है तुम्हारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये देखो। सो ये जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इसको बीच में ले जाना चाहते हैं, ये ना, ओके ठीक है। अब देखो ये देखो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ये एक्चुअली ये तो मॉडिफाइड टेबल है। मेंडलीव कौन थे जानते हो, ये थे तुम्हारे रशियन केमिस्ट, रशियन के थे, तो रशियन थे। अब ये जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने अपने लैंग्वेज बनाए थे, रशियन जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में बनाया था। इसका तुम लोग जाके गूगल में चेक कर सकते हो, उसका जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल वो भी मिल जाएगा। तो रशियन लैंग्वेज में था, वो समझ में नहीं आएगा हमको, ये तो मॉडिफाइड है। और लोथर मेयर भी उसके साथ थे, वो कहाँ के थे केमिस्ट, लोथर मेयर थे तुम्हारा, वो रशियन के थे, और वो शायद तुम्हारा फ्रांस के थे, फ्रांस के, ठीक है। अब देखो ये मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल में हम बताए ना कितने ग्रुप होते हैं, ग्रुप मतलब वर्ग, देखो 1 2 3 4 करके कितना 8 तक है ना, 8 तक उसका क्या वर्ग, याद रखना बड़ी अच्छे से, 8 ग्रुप हो गया यानी 8 वर्ग है ना। और पीरियड्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पीरियड। मैंने पहले कहा कि उसका था 8 ग्रुप और 6 पीरियड। अब बात है, देखो मैंने कहा ना कि जो ऑक्साइड बनाता है उसका फॉर्मूला मान लो RO, देखो जो एलिमेंट ऑक्साइड बनेगा उसको RO से, एलिमेंट को क्या माना गया, जो तत्व है एलिमेंट है उसको R से डिनोट किया गया, R तत्व को R से। तो जो RO टाइप के इस तरह का ऑक्साइड बनाएगा उसको इसी ग्रुप में रख दिया। अब देख लो एग्जांपल देखोगे, यहां देखो लिथियम, हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम जो है तुम्हारा ये गलत है, यहां पर एसपीडीएम में ही गलत है, मैं बता देता हूं क्या गलत है। देखो ये भी RO ये RO दोनों RO नहीं है, ठीक है ना, ये गलत है। ये होगा तुम्हारा, मैं लिख देता हूं, ये होगा R2O, ठीक है ना। तो देखो तो R2O है RO, तो R2O बने तो सबके सेम जगह,
जो R2O ऑक्साइड बनाता है वो RH का हाइड्राइड बनाता है। देखो इसीलिए क्या है, अब मैं इसमें दिखा देता हूं, देखो यहां दिखा देता हूं, देखो R2O एक ले लो H, तो H अब किस तरह ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा, H2O बना सेम टाइप R2O H2O। फिर देखो लिथियम ले लो, लिथियम क्या बनेगा Li2O, तो सेम ऑक्साइड बना रहा है। सोडियम ने ये क्या क्या बनाता है, सोडियम ने बनाता है Na2O, तो सेम ऑक्साइड। फिर हाइड्राइड की बात करो तो देखो देख लो हाइड्राइड, देख लो हाइड्राइड, यहां हाइड्राइड देखो, हाइड्राइड किस टाइप का बना रहा है RH, R मतलब क्या समझ लो कोई भी एलिमेंट, ठीक है, उसका R ले लिया। अब हाइड्रोजन ने हाइड्राइड बनाया, देखो ये जब इसको छोड़ दो क्योंकि ये R की जगह R तो H2 हो जाएगा। अब इसको ये हमेशा तो एक्सेप्शनल है लेकिन हो सेम रहा है, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में। ये लिथियम देखो, लिथियम जब हाइड्राइड बनता है LiH, सोडियम में हाइड्राइड बनता है NaH, देखो तो ये RH टाइप का हाइड्राइड और RO2 का ऑक्साइड, तो सेम बना रहा है, यानी उन्होंने एक आइडिया लगाया, ओ जब ये सेम काम कर रहा है, सेम चीज के साथ रिएक्ट करके सेम चीज टाइप का बना रहा है, तो इसका गुण भी सेम होगा, इसका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, तो क्या ना इस सबको एक जगह रख दें ताकि हम पढ़ते समय एक के बारे में जान जाए, लिथियम, तो हम बाकी समझ लेंगे ओ लिथियम मतलब उस ग्रुप में कौन कौन है। जैसे कि हम पहले बताए थे एक गाय के बारे में बताते हैं तो हम लोग सब जान जाते हैं, ओ गाय मतलब उसका 4 पैर होता है, वो एक ऐसा खाते हैं, ये करते हैं, इसी तरह से। लेकिन कभी ऐसा हमारे दिमाग में आता है कि गाय के बारे में जब बोलते हैं तो हमने सोचने लगते हैं इंसान के बारे में, नहीं। भले ही एक गाय दूसरे गाय से रंग अलग हो सकता है, एक गाय मोटा हो सकता है, एक पतली हो सकता है, एक गाय मोटा हो सकता है पतली, एक काला हो सकता है, एक तुम्हारा व्हाइट हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या है, इसी तरह से उसका गुण तो कैरेक्टर तो सेम होता है ना ऑलमोस्ट, इसी तरह से इसका कैरेक्टर इसका कैरेक्टर इसका कैरेक्टर इसका कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम। ओके, सो ये सेम ग्रुप यानी भले ही एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो सकता है, एक मोटा हो सकता है, एक पतला हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना गाय है तो सारे के सारे गाय का गुण जो है ऑलमोस्ट सब मिलता जुलता है, हर गाय 4 पैर से चलता है, हर गाय घास खाते हैं, इस तरह है कि नहीं, गुण उसमें कॉमन है कि नहीं। भले ही एक गाय दूसरे गाय से अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई थोड़ा काला हो या तो कोई गोरा हो, कुछ भी हो, लेकिन उनमें कॉमन गुण होता है। इसी तरह से लिथियम सोडियम भले ये दोनों से थोड़ा साइज में अंतर हो सकता है, कलर में अंतर हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ कॉमन गुण जो सबके अंदर होता है, इसीलिए इसको एक जगह में रखा गया। इसी तरह से इसको एक जगह में, हाँ और एक बात, इन्होंने 2 A और B जो चीज दिया है इसको भी समझना है। उन्होंने हर ग्रुप को A और B से डिवाइडेड किया, देखो, और इसमें जो 8 ग्रुप है सारे के सारे बताते हैं। इसी तरह से उन्होंने इस एलिमेंट को अरेंज किया, 8 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बाद में सीखेंगे किसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन्होंने किया। अब तुम्हारा सवाल हो सकता है सर ये 3 के बाद 4 से थोड़ा सा हमको उत्पादन सर है, यहां से तो सब ठीक है, अब 4 से देखो, 4 में 2-2 करके एलिमेंट है, इसको कहते हैं फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज ऑड और इवन, ऑड होता और इवन, इस तरह से। ये देखो 4 है, ये 4 में 2 पार्ट है, ऐसे सोच सकते हो इस तरह से। अब यहां पर अरेंज इस तरह से एलिमेंट उन्होंने किया, 2-2 करके ऑड इवन सीरीज है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, इस अंदर 4, 5, 6 के अंदर 2-2 करके है डिवाइडेड। ओके, अब इस तरह का उन्होंने बहुत अच्छा से एलिमेंट को ऑर्गेनाइज किया और फर्स्ट टाइम उन्होंने एलिमेंट को इस तरह से पीरियड और ग्रुप में बांटा। इससे पहले किसी ने भी ये काम नहीं किया था, ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट किसी ने भी नहीं दिया था। अब हमारा आ जाते हैं तुम्हारा इस पे कि इस पे जो हमारा पहले पेज था, तो हम लोग समझ गए यहां तक कि अभी तक हम लोग ये समझ गए कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले 63 एलिमेंट्स था, वो 63। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, तब तक भी कोई नोबेल गैस का डिस्कवर्ड नहीं हुआ था जब ने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाए थे। शुरू में
कोई नोबेल गैस नहीं था। कितना एलिमेंट था याद करो, मैं एक बार इसको थोड़ा सा मेंडलीव तक समराइज कर देता हूं। पहले किसने आया, लेवोजियर ने, उस समय कितने एलिमेंट था 36, ठीक 36 एलिमेंट, सॉरी गलती बोले 31 एलिमेंट्स। 31 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, मेटल, नॉन मेटल और गैस के नाम से ग्रुप कर दिया, ठीक। फर्स्ट स्टेप था ग्रुपिंग करने का, क्लासिफिकेशन करने का। सेकंड कौन आए, तुम्हारा आ गए डोबेरेनर। तो डोबेरेनर ने क्या किया, उस समय एलिमेंट कितना था 31 ही था। उन्होंने 31 एलिमेंट्स को भी अरेंज किया, किसके आधार पे ना, डोबेरेनर लॉ ऑफ ट्राइड्स देके 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिए। और 3-3 एलिमेंट का जो ग्रुप कैसे बनाया, किसी भी 3 एलिमेंट को नहीं, उसी 3 एलिमेंट को लेकर ग्रुप बनाए थे, जो 3 एलिमेंट में पहला और तीसरे के साथ उसका जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो सेकंड के बराबर हो। तो उन्होंने वो काम किया, लॉ ऑफ ट्राइड्स था। इसके बाद कौन आया, ये तुम्हारा 1869 में आ गया तुम्हारा ये, ऐसे पहले आए थे, सॉरी 66 में आए थे कौन, 1866 में न्यूलैंड। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दे दिया। न्यूलैंड ने अष्टक नियम, अष्टक नियम याद रखना, हिंदी में उसको अष्टक का नियम बोलते हैं। तो वो 8 एलिमेंट का एक रूल बनाया। क्या कहा उन्होंने कि भाई किसी भी एलिमेंट से शुरू करो और उसके बाद जो 8th वाला एलिमेंट आएगा, किसी भी एलिमेंट से शुरू करने के बाद उसके बाद जो 8th वाला एलिमेंट आएगा, अष्टक जो एलिमेंट आएगा, उसका गुण दोनों का सेम होगा। तो इसीलिए हमने उस चीज के ऊपर दिखा देते हैं तुम्हें। उन्होंने क्या किया, मैंने मेंडलीव के समय में एक चीज हम बताने उसमें भूल गए कि जो 63 एलिमेंट्स था उन्होंने अरेंज तो किया, लेकिन उसमें तो 63 एलिमेंट्स का अरेंज किए थे उन्होंने। और मैंने उनको बता दिया कि सारे गा मा, देखो सा रे गा मा पा धा नी, देखो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से रिपीट होता ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा, तो दोनों से सा सेम आ रहा है, यानी 8 जब आ रहा है म्यूजिकल नोटेशन, तो 8th वाला उसी तरह सेम होगा ना, ली बेब सी नॉफ, है ना, ऐसे था। फिर से कौन आ गया, सोडियम। तो 8th में रिपीटेशन हो रहा था, जैसे सारे गा मा पा धानी सा, ऐसा आ रहा है, सा फिर रिपीट हो रहा है 8 में। तो इसी तरह एलिमेंट भी 8 जब आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब सेम गुण वाले का प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना। ये था तुम्हारा मेंडलीव का, है ना। अब मेंडलीव का अचीवमेंट क्या था, ये हमको जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट है अचीवमेंट उसका। ओके, सो मेंडलीव का अचीवमेंट हम लोग देख लेते हैं, उनका क्या क्या अचीवमेंट था। अचीवमेंट क्या था, अचीवमेंट बोले तो उसका मैंने क्या क्या उन्होंने अचीव किए थे उस पीरियोडिक टेबल से, क्या क्या हमको जानने को मिला था। यानी फर्स्ट टाइम वेल ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, है ना, वेल ऑर्डर अरेंजमेंट एलिमेंट्स। हमको क्या मिला यहां से, है ना। अब याद रखना हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के बेसिस पे ये एलिमेंट की क्या। और दूसरा क्या है उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा उसका अचीवमेंट जो था, उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने प्रिडिक्शन किए थे, प्रिडिक्ट किए थे। अच्छा रुको 2 मिनट, उन्होंने
predicted existence of some unknown elements which was not discovered at that time. उस समय कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रिडिक्शन उन्होंने कर दिए थे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेंडलीव का। ये याद रखना कि he predicted existence of some unknown elements which was not discovered at that time. उस समय कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दिया था कि कुछ एलिमेंट आएगा। अपने पीरियोडिक टेबल में इसलिए खाली जगह छोड़ दिया। पीरियोडिक टेबल में क्या किया? खाली जगह छोड़ दिया कि बाद में कुछ इस गुण वाले, जिसका एटॉमिक मास इतना होगा, जिसका गुण ऐसा होगा, वो इस जगह में रहेगा। इसी तरह से इनका प्रिडिक्शन था, और वो प्रिडिक्शन 100% सच बन गया था। उनका प्रिडिक्शन मेंडलीव का 100% सच हो गया था। जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था, कुछ एलिमेंट आएगा जिसको इस मेरे पीरियोडिक टेबल में इस जगह में रखा जाएगा, और बाद में वो एलिमेंट भी आया। जो जो कहा इसका ऐसा गुण होगा, ये ऐसा इसका एटॉमिक वेट होगा, ये इसके साथ वो अभिक्रिया करेगा, तो ये चीज बनाएगा। सारी की सारी चीज मिल गया था और उसको वही जगह पर रख दिया। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव। सो वो अचीवमेंट हम और एक बार देख लेते हैं कि कैसे था वो अचीवमेंट। चलो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या था। देखो उनका पीरियोडिक टेबल फिर से एक बार हम देख लेते हैं मेंडलीव का। कैसे पेज चला रहता हूं, मुझसे कुछ गलती हुआ था। ये देखो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हमने देखे थे। इसको और एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्होंने जो चीज, देखो हम लोग जानते हैं, यहां पर देखोगे ये जो है गैलियम, ये जो गैलियम है, गैलियम जो है, ये गैलियम काम करना ही कभी ये एक बार उसको ही कर दोगे, एडिट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो। ये गैलियम है और इस जर्मेनियम, उन्होंने ये दो जगह, और भी एक जगह था यहाँ पर उस पीरियोडिक टेबल में नहीं है। सो वो तीन जगह को उन्होंने खाली छोड़ दिया था। कहां कहां याद रखना बढ़िया से। गैलियम इस जगह को खाली रख दिया था, और जर्मेनियम इस जगह को खाली रख दिया था। तो ये तीन जगह को मैंने पीरियोडिक टेबल में खाली रखा था। क्या क्या बोलते हैं? गैलियम को खाली रख दिया, था नहीं उस समय, उन्होंने खाली छोड़ दिया था। ये तो बाद में बोले ना मॉडिफाइड है। तो ये गैलियम था नहीं, तो उसमें इस जगह का नाम क्या दिया गया? खाली तो रखा, लेकिन इसने नाम दिया था एल्यूमिनियम के नीचे है, इसलिए इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था इनका? जो गैलियम है इसका नाम दिया था इका। इका किसके बाद है? एल्यूमिनियम, तो इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम। ठीक, इसी तरह से ये किसके नीचे है? सिलिकॉन के नीचे, इसका नाम क्या दिया था? इका सिलिकॉन। अब इका सिलिकॉन, इन्होंने इका सिलिकॉन के नीचे। अब इका जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। इका क्या है? एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत है। तो उनका जो कॉलीग थे, उसका जो दोस्त थे, वो संस्कृत का लैंग्वेज के में एक्सपर्ट थे, तो उन दोनों में मिलजुल के काम करता था, इसलिए उसी से ले लिया इका। इका मतलब जस्ट उसके बाद वाला, तो एल्यूमिनियम के नीचे, तो इसके लिए नाम दिया एल्यूमिनियम के नीचे, यानी इका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के नीचे तो इका सिलिकॉन। इसी तरह से उन्होंने स्कैंडियम के नीचे भी, स्कैंडियम है ना, उस स्कैंडियम, तो ये इस बोरॉन के नीचे ना, ये बोरॉन के नीचे कौन है? स्कैंडियम। तो इस स्कैंडियम को उन्होंने नाम दे दिया इका स्कैंडियम।
सॉरी इका बोरन, इका बोरन। ओके, तो तीन चीज हम यहां फिर से बता देंगे, तीन चीज इका बोरन, इका बोरन, यानी तीन चीज उन्होंने बताया। बोरन के नीचे खाली छोड़ दिया था तो उसके नाम बाद में बना। अब किसके नीचे? एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के जस्ट नीचे थे, इसलिए इका बोरन, इका बोरन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, ये तीनों जगह उन्होंने खाली छोड़ दिया था। बोले थे कि कोई एलिमेंट आएगा जिसका वेट ऐसा वेट होगा, उसका वजन कुछ बता दिया, फिर बताया क्या, उसका गुण बता दिया कि किसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा, कैसे क्या बनाएगा, सारी की सारी चीज फिट हो गया, उसको उस जगह में बाद में रखा गया। सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ। सो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने जो अचीवमेंट क्या देते हैं, क्या क्या तीन चीज बनाया था, याद रखना। इका, कौन बोले? एल्यूमिनियम, एग्जाम में आता है। इका एल्यूमिनियम वो कौन है? और इका क्या बोले? इका सिलिकॉन, सॉरी इका सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन, इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन, और एक बोले इका सिलिकॉन, और एक लिख देते हैं तुम्हारा इका बोरन। ये तीनों चीज उन्होंने बहुत अच्छा चीज है, तीनों याद रखना। आप तीनों के बारे में हम बता देते हैं, वो तीनों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है एकदम बहुत आता है। इका एल्यूमिनियम कौन है? एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे। सो याद रखना, यहां बाबू अली गया, देखो एल्यूमिनियम के नीचे क्या है? जी है, जी है, ये है एल्यूमिनियम के नीचे, यानी इका एल्यूमिनियम कौन होगा? गैलियम, गैलियम क्या है? और इका सिलिकॉन कौन है? अब देखो सिलिकॉन कौन है? कौन सी गीत, यानी जी जर्मेनियम, सिलिकॉन के नीचे वाला इका सिलिकॉन यानी जर्मेनियम। इसी तरह से तुम्हारा क्या था? इका बोरॉन कौन था? स्कैंडियम। यानी तीन एलिमेंट डिस्कवर हो चुका, उसका किससे? प्रेडिक्शन से। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हो नहीं सकता है, वो पहले बता दिया कि ऐसा होगा, हो गया। अब प्रूफ कैसे करेंगे? चलो अब प्रूफ करके दिखाते हैं। जो इका एल्यूमिनियम था, इसको क्लियर करते हैं, तो मैं तुम्हारा एक प्रूफ करके दिखा दे, तीनों सेम है। चलो अब देखो इका एल्यूमिनियम, तो तब गैलियम तो बाद में पता चला। चलो इका एल्यूमिनियम, इसको अब मिटाते हैं हम, है ना। तो इका एल्यूमिनियम उन्होंने क्या बोल दिए थे? इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो कितना होगा? चलो दिखा देते हैं। इका एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होगा बोले थे? एटॉमिक वेट उन्होंने बोले थे कि ये जो होगा तुम्हारा 68 69 ऐसे कुछ एटॉमिक वेट, ओके एमई में। और इका एल्यूमिनियम को बता दिया, लेकिन गैलियम जो बाद में आया, गैलियम उसका भी देखा गया, अरे ये तो 70 ऑलमोस्ट क्लोज। उन्होंने ये बता दिया था एटॉमिक वेट होगा किसका? अननोन एलिमेंट इका एल्यूमिनियम। बाद में जो डिस्कवर हुआ गैलियम, उसका भी देखा कि ऑलमोस्ट क्लोज है एटॉमिक वेट। फिर उन्होंने डेंसिटी बताया। किसने पता किया था? मेंडलीफ ने। डेंसिटी क्या होता है भाई? वो तो होता है तुम्हारा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो डेंसिटी जो है इसका कितना पता है? कितना? वही 5.90। बाद में लिखा गया यार 5.94, ऑलमोस्ट क्लोज। वो बोल दिया था पहले इसका एटॉमिक वेट होगा जो है इका एल्यूमिनियम, जो अभी नहीं है वो आने वाला है, तो इसका एटॉमिक वेट बाद में लिखा गया, मिल गया। सेकंड, थर्ड क्या था? बोले कि कुछ हैलाइड बनाएगा ये, उस हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा हैलाइड का? उन्होंने बोला ये बनाएगा, अगर एलिमेंट को मैंने इसको ई से डिनोट करता हूं क्योंकि अननोन था, तो ECl3 बनाएगा। बाद में गैलियम आया जिसका फॉर्मूला क्या है? Ga, या सेम बना लिया GaCl3।
सेम बन रहा है। उन्होंने बोला ऑक्साइड बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो उन्होंने बोला ऑक्साइड बनाएगा तो ये बनाएगा ऐसे, ऐसे बनेगा कुछ ऑक्साइड, तो बना लिया Ga2Cl, सॉरी Ga2CO3, वाह सब चीज मिल गया। तो सेम ऑक्साइड बना रहा है, यानी उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था सर के फिट हो गया, चलो इसका पोजीशन वही होगा। तो ये था बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव। तो इसी तरह से उन्होंने एका बोरोन का भी किया था, है ना, एका सिलिकॉन का भी किया था। चलो अब हम लोग इसमें तो समझ गए अचीवमेंट, और एक अचीवमेंट उनका था जिसको हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। चलो इसमें लास्ट अचीवमेंट मेंडलीव का देख लेते हैं। हम बोले थे कि ना नोबेल गैस तब नहीं था, लेकिन बाद में नोबेल गैस आ गया, मेंडलीव के समय में ही आ गया, लेकिन उससे पहले पीरियोडिक टेबल बन गया मेंडलीव का। लेकिन अब क्या होगा भाई, 63 एलिमेंट को बड़ी मुश्किल से उन्हें अरेंज किया, अब फिर नोबेल गैस आ गया, अब उसको कहां रखें? पीरियोडिक टेबल में रखने के लिए किया। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा से सोच के किसी भी एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उसी पीरियोडिक टेबल में, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने लास्ट में यहां पर जोड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जोड़ दिया, उन्होंने यहां पर एक जोड़ दिया ग्रुप, और उसका नाम दे दिया जीरो। यानी मेंडलीव ने यहां जीरो को ऐड कर दिया। अब बोले जीरो, जो नोबेल गैस आ रहा है उसको यहां रखो। कौन आया? हीलियम। कौन आया? नियॉन। कौन आया? आर्गन। कौन आया? क्रिप्टन। कौन आया? जेनन। कौन आया? रेडन। रख ही सबको यहीं पर, जीरो ग्रुप नाम दिया। यानी ये मेंडलीव पे एक नया डिस्कवर कर दिया ग्रुप, जो जीरो ग्रुप नाम से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में जो जहां था वही है। उन्होंने एक एक्स्ट्रा जीरो ग्रुप डिस्कवर कर दिया, जिसमें उन्होंने नोबेल गैस को रख दिया। चलो इसको किसी को भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। ये एक बहुत बड़ा और एक अचीवमेंट है किसका? मेंडलीव का, कि उन्होंने एक तुम्हारा जीरो ग्रुप बना दिया, है ना। सो मेंडलीव ने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने he placed novel gas, novel elements in जीरो ग्रुप। यानी जीरो ग्रुप का डिस्कवर किसने किया? अगर पूछा गया किसने जीरो ग्रुप का डिस्कवर किया, तो बोलना है ये मेंडलीव ने जीरो ग्रुप किया था, ठीक है ना। पहले तो, लेकिन हाँ एक सवाल है कि तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने 8 कहा, तो क्या 9 माने? नहीं, कभी भी अगर सवाल यह आया कि कितने उसका पीरियड ग्रुप था, तो 8 ग्रुप, और पीरियड कितना था? 6। बोलना ये बाद में ये ऐड हुआ था, तो इसको पकड़ना नहीं है, ठीक है। तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड, ठीक है। अब ये मेंडलीव का अचीवमेंट, जब मेंडलीव ने क्या किया था, एक लाइन में आप लिख देते हैं उसका डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल का। उन्होंने अगर पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन देना चाहते तो कैसे देंगे? चलो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन, ओके। देखो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, यानी कि है कोई भी एलिमेंट का जो है, हम लिख सकते हैं द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are the periodic function, of their atomic weight। अभी भी इन लोग एटॉमिक वेट को लेके पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना बात, तभी तो ये फेल है। अभी भी क्या बोल रहे मेंडलीव ने कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या है कि फंक्शन जैसा हम लिखते हैं ना, y f of x, फंक्शन ऑफ x, यानी x का वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू चेंज होगा। यानी x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, या बोल सकते हैं y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। सो वही बात है कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, यानी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोले?
मेंडलीव गौर करो, मेंडलीव ये कह रहा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है किसी भी एलिमेंट का किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? एटॉमिक वेट के ऊपर। यानी एटॉमिक वेट के ऊपर ही उसका जो रिपीटेशन होगा प्रॉपर्टीज का, या एलिमेंट को जो उन्होंने अरेंज किया वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, यानी मास जो है वो परमाणु का जो मास नंबर होता है उसके हिसाब से। गुड। अब ये तुमने क्या अरेंज किया? अब देखो इसमें जो है उन्होंने ये करने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट इन्होंने इतना अचीवमेंट था ही। अब देखो उनका थोड़ा सा वीकनेस कहाँ था, लिमिटेशन कहाँ था, शॉर्टकमिंग कहाँ? देखो फेलियर तो नहीं बोलेंगे, है ना, बार बार किसी भी साइंटिस्ट को हम लोग फेलियर नहीं बोल सकते। मेंडलीव में इतना बड़ा अचीवमेंट था उनका, फेलियर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो उसका डिमेरिट था ही, वो हम थोड़ा सा देख लेते। डिमेरिट जो था या थोड़ा सा वीकनेस जो था वो हम लोग देखते हैं क्या वीकनेस था, ठीक है, डिमेरिट्स था। सो मेंडलीव का जो है लिमिटेशन लिख देते हैं। लिमिटेशन कहां था? ये इसका लॉ जो है लिमिटेड कहां है? हाँ, ये लिमिटेड हो गया था। पहली बात है इन्होंने नंबर 1 लिमिटेशन क्या, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है ना, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता? ही कुड नॉट एक्सप्लेन the position of isotope। आइसोटोप का पोजीशन नहीं बता पाया। क्यों? जैसे कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का आइसोटोप जो होते हैं H। अब H जो है भाई, ये H जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग जानते हैं 3 होता है ना, H1 H1, फिर होता है H2, H3। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ये आइसोटोप होते हैं, ये होते हैं मास नंबर। बड़ी गौर से यहाँ पर समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये 1 2 3 ये मास नंबर होते हैं, यही एटॉमिक वेट बोल सकते हैं यहाँ पर मास नंबर। तो तीनों का मास अलग अलग है, और मेंडलीव ने क्या किया? एलिमेंट को अरेंज करना है मास के हिसाब से, तो तीनों का मास अलग है। यानी तीनों का पोजीशन क्या होना चाहिए? तीनों का पोजीशन जो होना चाहिए वो तुम्हारा अलग होना चाहिए। यानी यहाँ हाइड्रोजन वहां यहाँ पर 1 वाला है तो यहाँ पर 2 वाला को होना चाहिए था, या 3, यानी तीनों के लिए 3 अलग ग्रुप चाहिए था। तीनों हाइड्रोजन के लिए 3 अलग ग्रुप चाहिए, 3 हाइड्रोजन के लिए 3 अलग ग्रुप, लेकिन तीनों हाइड्रोजन को कहां रखे? एक ही ग्रुप में रखे। भाई तुम अरेंज करो मास के हिसाब से, तो तीनों का मास अलग है तो तीनों को अलग जगह दो, लेकिन क्या दिया? एक ही जगह में दिया। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उन्होंने एक्सप्लेन, आइसोटोप का पोजीशन ऑफ आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जबकि उसको 3 जगह चाहिए लेकिन एक ही जगह में रखा गया। सो दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकंड जो उन्होंने कहा उसका थे, सेकंड डिमेरिट्स क्या था मेंडलीव का? उन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ही कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कहां रखे, पोजीशन कहां होगा चाहिए, वो भी नहीं बता पाए थे। और क्या है थर्ड नंबर, उसका थर्ड लिमिटेशन क्या था मेंडलीव का? मेंडलीव का थर्ड लिमिटेशन था ये कि उन्होंने जो रॉन्ग ऑर्डर किया था कुछ, देखो क्या रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का ऑर्डर रॉन्ग किया था। कैसे रॉन्ग किया था? चलो देख लेते हैं, आ जाओ। उन्होंने यहां दोनों चीज को रखा, देखो बड़ी अच्छा चीज है, एकदम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहां से समझना है आराम से। चलो ये देखो दो एलिमेंट को बड़ी अच्छा से देखो, इसका एटॉमिक वेट कितना है? कोबाल्ट, ये कोबाल्ट और ये है निकेल। तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट कितना? 58.93। इसका कितना? 58.93।
7 1, अरे आपने अरेंज करा 1 के बाद देखो 6 9 10 बढ़ते हुए जा रहा है, 12 14 15 18, तो ये भी 54 55 58.9 58.7, अरे ज्यादा को पहले रख दिया, 58.9 बाद में आना चाहिए ना। अरे भाई 58.9 है और एक 58 कितना है, 58.7 है। तो कौन पहले, पहले इसको आना चाहिए, इसको पहले आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए, लेकिन क्या किया उन्होंने, कोबाल्ट को पहले दिया, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा है, उसको निकेल के बाद होना चाहिए, 58.71 के बाद होना चाहिए 58.93, इसको बाद में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले रख दिया। इसी तरह से और कहा क्या, टेलुरियम आयोडीन को देखो यार, ये 127 है और 126, जबकि 126 के बाद 127 आता है, इसके बाद 127 लिखना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए, टेलुरियम को यहां होना चाहिए, लेकिन उनको पहले किया, तो उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर कर दिया। दिस इज द डिमेरिट ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव का ये भी एक बड़ा डिमेरिट था, उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर कर दिया था बहुत ज्यादा पीरियोडिक टेबल में। सो these are the limitation और demerits of मेंडलीव। ओके, सो अब क्या है कि इतने सारे शॉर्टकमिंग के बाद हम लोग देखेंगे मेंडलीव ने फिर इसको कैसे रिकवर हुआ आगे, ठीक है ना। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, कहां तक ना, हम लोग सबका थ्योरी पढ़ लिए, कैसे इसका हिस्ट्री क्या था, कि कैसे पीरियोडिक टेबल आया था। पीरियोडिक टेबल शुरू से एकदम 1729 से लेके हम लोग अभी कहां तक देख लिए ना एकदम तुम्हारा देखे हैं। सो यहां तक देख लीजिए, देखो एकदम मेंडलीव था 1869, कहां से शुरू किए थे, 1789 से लेके यहां तक पूरा डिस्कवरी चल रहा है एलिमेंट्स का। और एक लास्ट थ्योरी है, वो बाद में बताएंगे। मेंडलीव के बाद जो फाइनल थ्योरी आया था वो मॉसले का थ्योरी था, उन्होंने कैसे बताया था सारे के सारी चीज। ओके, सो तुम्हारा इतना रहा, और एक क्लास में आई होप कि वो खत्म हो जाएगा, बाकी उसको बता देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।